मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं और रिडॉक्स रिएक्शन में हम इफेक्ट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फोर्थ इफेक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन अपन देख लेते हैं इसमें कि अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज करिए तो क्या इफेक्ट आएगा रिएक्शन पे। चलिए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, बहुत कॉमन है और आपने देखी हुई ये चीज है। फॉर एग्जांपल मैं जिंक की रिएक्शन करवा दिए, एक बार करवा दिए मैंने डाइल्यूट HCl के साथ, और एक बार रिएक्शन करा दी हमने कंसंट्रेटेड HCl के साथ। ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। कंसंट्रेटेड HCl के साथ आपने जब रिएक्शन कराई देन प्रोडक्ट फिर से सेम ZnCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, यहाँ पे अभी फिर से अगर हम देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है 0 से +2, 0 से +2 और यहाँ पे +1 से 0। ठीक है, तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और H+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो डाइल्यूट लिया हमने कंसंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट लिया HCl या कंसंट्रेटेड लिया, प्रोडक्ट आपको सेम मिल रहा है ZnCl2 के साथ हाइड्रोजन गैस मिल रही है दोनों केस में। बट अगर हमने क्या करा, एसिड चेंज कर दिया, तो आपने यहाँ पे एसिड लिया एक डाइल्यूट H2SO4 लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब डाइल्यूट H2SO4 लोगे तो यहाँ पे ZnSO4 जिंक सल्फेट मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी इस केस में भी। ठीक है, और आपने जब कंसंट्रेटेड लिया है तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोडक्ट आपका जिंक सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस प्लस H2 मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे जब रिएक्शन आप क्या करेंगे, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। ठीक है, जब H2SO4 के केस में देख रहे हो तब तो ये चेंजेस मिलेंगे, और HCl के केस में देखोगे तो दोनों में प्रोडक्ट आपको H2S2 गैस मिल रहा है। ऐसा क्यों, वो देख लेते हैं। तो इसका रीजन क्या है उसके लिए मैं आगे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपने क्या करा, जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास HCl है, जब एसिड है, ठीक है, जिंक तो सब में कॉमन था ही, तो यहाँ पे मैंने लिखा जब HCl आपने क्या लिया, यहाँ पे डाइल्यूट फॉर्म में लिया, तो अल्टीमेटली जब रिएक्शन हो रही होगी तो आयोनाइज में ऐसे बोल सकता हूँ ये H+ और किस में आयोनाइज होगा, Cl- में। सही है, इसकी जगह आपने HCl कंसंट्रेटेड भी आप ले लेते। ठीक है, HCl आप कंसंट्रेटेड भी ले लेते तो भी अल्टीमेटली आयन आपको क्या मिलेंगे, H+ और Cl- में मिलेंगे। सिमिलरली आपने H2SO4 लिया, अगर आप डाइल्यूट लेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे फिर से H+ आयन मिलेगा और साथ में सल्फेट आयन मिलेगा, और कंसंट्रेटेड लेंगे तो भी यही चीज होगा। तो ये तो सेम ही आ रहा है, इसमें फर्क क्या है, तो फर्क यहाँ से आपको समझ में आएगा। अब देखना ध्यान से, क्योंकि पीछे आप रिएक्शन देखोगे ना, तो इस केस में क्या हो रहा है कि H+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किस केस में, डाइल्यूट HCl में। यहाँ पे भी H+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। H+ का रिडक्शन हो रहा है मतलब खुद कैसा कहलाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा क्या, ऐसे जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, यहाँ पर H+ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये H+ है, तो यहाँ पे भी यही है। ठीक है, इस केस में मैंने बोला यहाँ पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है,
बट जब आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो अब आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज हो गया है। अब बोले ये सर तो सिर्फ सीएल के केस में क्यों नहीं हो रहा था? सीएल के केस में इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो H प्लस रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 में। यहाँ देख रहे हो आप, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये H2 में। अगर मान लो Cl माइनस को मेरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, Cl माइनस को अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है तो इसको खुद को क्या होना पड़ेगा? रिड्यूस। और Cl माइनस अपने ऑलरेडी मिनिमम लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्दर ये रिड्यूस नहीं हो सकता अगर किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ कि H प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? H प्लस, H2 में। बट अगर आप Cl माइनस को कंसिडर करते हो तो Cl माइनस अपने लोवेस्ट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां से ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव नहीं कर सकता। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, क्योंकि ये कुछ काम कर ही नहीं सकता है ऐसा। बट जब आपने H2SO4 की बात करी तो यहाँ पे आप देखोगे सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है। तो H प्लस जब डाइल्यूट लिया, दैट मीन्स डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसमें सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। तो प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है कि प्रीफर कौन करता है? H प्लस करता है, क्योंकि H प्लस किस में? H2 में, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन H प्लस क्या हो रहा है? खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये काम सल्फेट भी कर सकता था, क्योंकि सल्फर के पास +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +6 से पीछे +4 तो आ ही सकता है, 0 तो आ ही सकता है, तो रिड्यूस तो हो ही सकता है। हाँ, बट ये कि जब डाइल्यूट लेते हैं तो H प्लस प्रिफरेंशियल होता है, लेकिन जब हम कंसंट्रेटेड ले लेते हैं तो अब ये आपका क्या होता है? प्रिफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन काम करता है? सल्फेट। और ये सल्फेट +6 से +4 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? यहाँ पर आप देखोगे पीछे, यहाँ पे, ठीक है, देखने देते हैं। सल्फर पे क्या चार्ज आ गया? +4 आ गया। और यहाँ पर क्या था? सल्फर पे +6 आ गया। आ रही मेरी बात समझ? तो ये डिफरेंस है कि HCl के केस में उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप डाइल्यूट ले लो, कंसंट्रेटेड ले लो, कुछ भी ले लो, वहां पर दोनों केस में आपका H प्लस ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम करता है। बट H2SO4 के केस में जब आप डाइल्यूट लोगे तब तो H प्लस काम करेगा, ठीक है। और जब आप क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड लेंगे तो सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तब वहां पे प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम ये करता है। तो ये +6 से +6 मतलब खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम करता है। आया समझ में? तो ये रीजन है इसका कि क्यों HCl डाइल्यूट ले लो, कंसंट्रेटेड ले लो, आपको प्रोडक्ट हमेशा H2 मिलता है। लेकिन H2SO4 के केस में अगर डाइल्यूट लोगे तो H2 मिलेगा, और कंसंट्रेटेड लोगे तो आपको SO2 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हुआ इन जनरल, यानी ठीक है। अब इन इसी बेसिस में हमने क्या करा? एसिड्स जो होते हैं, है ना, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। दो कैटेगरी में कैसे डिवाइड करा? हमने एक को नाम दिया नॉन ऑक्सीडाइजिंग, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ठीक है। तो हम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स का मतलब ये कि ऐसे सभी ऑक्सी एसिड्स जिनके अंदर H प्लस हमेशा प्रिफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। या फिर हम ऐसे भी बोला जाता है कि इसमें एक कैटाइनिक पार्ट और एक एनाइनिक पार्ट है। दिख रहा है सभी में? पहले कैटाइन लिखा हुआ है H प्लस और बाद में एनाइन लिखा है। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे सभी एसिड जिसमें कैटाइनिक मतलब H प्लस हमेशा कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो एज कंपेयर टू एनाइनिक पार्ट के कंपैरिजन में, तो हम उनको बोलेंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। और एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स का मतलब है कि जो एनाइंस होते हैं वो आपके प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ठीक है। तो वो लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब तो यहाँ पे लिखा मैंने एसिड इन विच H प्लस पोटेंशियल, H plus potential is dominating over anionic potential, and
H plus being प्रेफरेंशियल, ठीक है, प्रेफरेंशियल मतलब यही प्रेफर करेगा दोनों में से, 10 एनाइन में से। प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप बोल सकते हैं इसको। इवॉल्व H2, ठीक है, जब H प्लस है तो वो खुद रिड्यूस होगा तो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा विथ मेटल इन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी मेटल के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की रिएक्शन होगी तो उस केस में आपको जनरली इसलिए H2 गैस ही मिलती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसा अभी अपन ने बोला ही था, आप कंसंट्रेटेड ले लो, डाइल्यूट ले लो या वेरी डाइल्यूट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HX, ठीक है, हेलोजन के साथ ले लो आप, X क्या हो जाएगा इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, क्योंकि X माइनस अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं। इसी तरीके से जैसे अभी दूसरा अपन ने देखा ही था, डाइल्यूट H2SO4 खुद है ही, ठीक है, कंसंट्रेटेड लेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा, तो डाइल्यूट H2SO4 आ गया यानी। फिर इसी तरीके से कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट आप कार्बोनिक एसिड H2CO3 ले लें आप, उस केस में भी हमेशा H प्लस ही, ठीक है, कार्बोनेट वाला जो आयन है ना, वो यहाँ पे प्रेफरेंशियल नहीं होता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों के केस में, जैसे आपका HX के केस में होता है। और एक एग्जांपल और है इसका, अगेन आप डाइल्यूट ले ले या फिर कंसंट्रेटेड ले ले, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड ले है और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ले, दोनों ही कैसे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, मतलब इन सभी एग्जाम्पल में, इन सभी केसेस में H प्लस ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये इसका मतलब है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होता है, तो अब बात करते हैं अपन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। तो दोनों में डिफरेंस अब आपको समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एसिड, इस केस में जो एनाइनिक पार्ट होता है, ठीक है, वो एनाइनिक पार्ट है आपका क्या होगा, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, तो वही लिख रहा हूं मैं, एसिड इन विच एनाइनिक पोटेंशियल इज डोमिनेटिंग ओवर H plus potential and ऑक्सीएनायन, ठीक है, एनायन बोलो या ऑक्सीएनायन, मतलब क्योंकि वो ऑक्सी एसिड्स का होता है इसलिए ऑक्सीएनायन भी बोल देते, बीइंग प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and evolve other than H2 गैस, ठीक है, तो इस केस में H2 गैस नहीं मिलेगी, जैसे सल्फेट की गैस में कैसे मिल रही थी SO2 गैस, तो और कोई गैस मिलेगी या कुछ मिलेगा, लेकिन H2 गैस नहीं मिलेगी विथ मेटल इन रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं इनके, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो अपन ने लिखा ही है इस केस में, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये अपना,
ठीक है। इसी तरीके से आप कंसंट्रेटेड ले लें, डाइल्यूट ले ले, या फिर वेरी डाइल्यूट ले ले, ठीक है। वो फिर आप नाइट्रस एसिड ले या नाइट्रिक एसिड ले, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब एनायनिक पार्ट ही इसमें कैसा काम करता है, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम करता है। अब ये कैसे पता लगा, तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पता है कि हर एक एटम का, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, रिड्यूस का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो वो एक्सपेरिमेंटली चीजें सब कैलकुलेट की गई है, तो उससे पता लगा कि भाई आपने कंसंट्रेटेड लिया, डाइल्यूट लिया, वेरी डाइल्यूट लिया, उसमें कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो ये चीजें वैसे पता लगी है, ठीक है। इसी तरीके से आप कंसंट्रेटेड ले, ठीक है, डाइल्यूट ले या वेरी डाइल्यूट ले, HXO, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया हमने N, और इसमें भी N आप 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, ठीक है। ये आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इसी तरीके से HBRO, HBRO2, HBRO3, HBRO4, ठीक है। ऑक्सी एसिड हैलोजन के, ठीक है। HX था हाइड्रा एसिड बोलते हैं, और HXO को बोलते हैं हम ऑक्सी एसिड, जिसमें ऑक्सीजन आता है उसको ऑक्सी एसिड, और जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है उसको हाइड्रा एसिड। तो हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो कंसंट्रेटेड लो, डाइल्यूट लो या वेरी डाइल्यूट लो, ठीक है, वो सभी ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे काम करते हैं, मतलब इसमें जो एनाइनिक पार्ट होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कॉमनली है जो आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसके बाद हम बढ़ते आगे। रिडॉक्स रिएक्शन अपन कर ही रहते, तो रिडॉक्स रिएक्शन में अपन लिखते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ठीक है। तो अब आपको ये मतलब भी समझ में आना चाहिए, और ये नाम सुनने के बाद जो भी एग्जाम्पल लगे वो आपके दिमाग में भी क्लिक होने चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हम रिएक्शन करा रहे हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे एसिड जिसमें H प्लस आयन, ठीक है, स्पेसिफिक H प्लस आयन ही कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, ठीक है, तो उसकी यूज यहाँ पर भी है। तो हमें पता है कि जैसे क्लास में मैंने बताई थी उसमें मेटल को सबसे ऊपर रखा है, तो इसमें, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज भी हम इसको बचपन में बोलते थे, तो इसमें भी मेटल ऊपर ही होता है, ठीक है। तो लिथियम, पोटेशियम, इस तरीके से आपके मेटल चलेंगे। एल्यूमिनियम तक हम मानते हैं कि जो मेटल से बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज से लेके आप लेड तक आ जाइए, या हाइड्रोजन तक आ जाइए, है ना। और इसके बाद हाइड्रोजन लिख लो, और इसके बाद आपका फिर से कॉपर स्टार्ट होगा, और यहाँ पे लास्ट प्लेटिनम या जो भी है वहां तक ले, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर, 3 कैटेगरी में जैसे हमने बोला लिथियम से लेके एल्यूमिनियम तक, ठीक है। देन हमने बोला मैग्नीज से लेके लेड तक, और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर से लेके नीचे तक मेटल जो भी है। इसको ऐसे 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड करा। ऊपर वाले को हमने बोला मोर एक्टिव मेटल्स बोल रहे हैं हम इनको, ठीक है, मोर एक्टिव मेटल्स हमने इसको बोला है। और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो कैसा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा बहुत, क्योंकि हमें पता हाईली इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत हाई होता है। यहां से नीचे वालों को हमने बोला मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट एक्टिव मेटल्स। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होंगे, थोड़े माइल्ड, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की साइड आएंगे सीरीज में, तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। और कॉपर के नीचे मतलब हाइड्रोजन के नीचे कॉपर से तो बहुत ही लेस एक्टिव हो जाते हैं, लेस एक्टिव
मेटल्स बोले आप इनको, और ऐसा ही बोल सकते हैं कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम तक हम मानते स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, फिर मैग्नीज से लेड तक हम मानते माइल्ड, और हाइड्रोजन से नीचे हम वीक रिड्यूसिंग एजेंट मानते। अब इनकी रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और माइल्ड रिड्यूसिंग, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर सभी मेटल्स आप रिएक्शन करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टाइप की रिएक्शन आपको मिलेगी, ठीक है। इन सभी की रिएक्शन हम कराएंगे, कोई भी आप मेटल ले लो, एम लिखा मैंने, ठीक है। इन जनरल ये एम का मतलब है कोई भी मेटल ले लेना इनमें से हाइड्रोजन के ऊपर तक, ठीक है। इनकी रिएक्शन आप जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ कराओगे, ठीक है, तो अगेन रिएक्शन तो कैसी होगी, रिडॉक्स होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, बट जो भी ये मेटल के साथ जो भी प्रोडक्ट बनेगा, बट साथ में आपको जनरली क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन में भी पढ़ते थे। और इन केस के अंदर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन सभी रिएक्शंस में जो इसका गिब्स फ्री एनर्जी, जो डेल्टा जी की वैल्यू है, ठीक है, वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब रिएक्शन कैसे होती है, स्पॉन्टेनियस होती है एट रूम टेम्परेचर। मतलब नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे जब आप किसी भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ इनमें से हाइड्रोजन से ऊपर वाले किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे, तो मेटल जो भी बनाएगा, ठीक है, हाइड्राइड या हाइड्रोक्साइड जो भी बना रहा है वो बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे जब आप रिएक्शन कराओगे, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर और इनकी जब रिएक्शन कराओगे, तो इनकी रिएक्शन जब कराओगे इनमें से किसी भी मेटल की, ठीक है, तो इनमें से किसी भी मेटल की जब आपने रिएक्शन कराई और आपने क्या ले लिया, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लिया, क्योंकि ऊपर अपन लिख ही दिया, दिख रहा है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की अपन बात कर रहे हैं। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जब आप लोगे तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि इस केस में जो इनका डेल्टा जी है उसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव एट रूम टेम्परेचर। हाँ, आप ये है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से फिर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टेम्परेचर बढ़ाने से गिब्स एनर्जी को नेगेटिव करो तो बात नहीं, लेकिन रूम टेम्परेचर की बात हो रही, ठीक है। लास्ट इफेक्ट में हम लास्ट लेक्चर में इससे पहले टेम्परेचर की बात कर चुके थे कि टेम्परेचर बढ़ा के गिब्स एनर्जी को नेगेटिव कर सकते हैं तब रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे ये तो हाइड्रोजन निकाल देगा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में से हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। और इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो मेटल है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा, है ना। और जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है ये कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि कौन यूज होता है इसके अंदर, H प्लस। इस केस में क्या है कि ये भी वीक हो गया और ये भी वीक हो गया, तो दोनों वीक आपस में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर की बात हो रही, हाँ, टेम्परेचर बढ़ा के आप रिएक्शन कराना चाहो तो वो करा हो जाएगी, पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली रिएक्शन नहीं होगी है, ठीक है। फिर हमने जैसे मेटल की रिएक्शन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ देखी, वैसे मेटल की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ भी देख लेते हैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीडाइजिंग एसिड। और ऑक्सीडाइजिंग में भी स्पेसिफिक कर दिया क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी में मिल जाएगी HNO3 वाली रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है ये और ये आप पढ़ते भी है, तो ये देख लेते हैं। फिर से हमें पता है यहाँ पे लिथियम से लेके, ठीक है, अपन कहाँ तक ले जाते हैं इनको, हाइड्रोजन से जस्ट पहले, ठीक है, यहाँ लिखा लेड लिखा, उससे पहले एक टिन और लिख देते, ठीक है। फिर आप आ जाओ हाइड्रोजन और इससे नीचे कॉपर है ही, कॉपर के नीचे इधर नीचे आओगे तो आप गोल्ड आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। तो हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे इस तरीके से अपन दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले अपन हाइड्रोजन से ऊपर वाली की रिएक्शन देख लेंगे, ठीक है। और ये पी ब्लॉक में आपने पढ़ी भी होगी वैसे रिएक्शन, ठीक है, फिर भी क्योंकि इस टॉपिक के कंटिन्यू में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। और स्पेसिफिक नाइट्रिक एसिड लिया है क्योंकि वो होता भी है। तो आपने से इनमें से किसी भी मेटल की रिएक्शन, ठीक है, इस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड और स्पेसिफिक हमने ले ही लिया क्या, एसिड HNO3। अब फिर इसमें अपन तीन, आपने देखा ही होगा, तीन केस में इसको हमने डिवाइड कर रहे हैं। पहला केस, आप जब कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो, और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है ऑलमोस्ट 70% या उसके अबाव की बात हो रही है, ठीक है, 70% नाइट्रिक एसिड होगा। उस केस में जब आप किसी भी मेटल की रिएक्शन में कराओगे तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें वही पूछा था कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो उसमें मेजर प्रोडक्ट आपका बनता है NO2। बाकी क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो अभी देख लेंगे, लेकिन मेजर जो क्वेश्चंस पूछा था वो लिख रहा हूँ। ऐसा है कि NO2 बनेगा, इसके साथ N2 नहीं बनता, क्या NO नहीं बनता, क्या बनता है, ठीक है, वो भी बाय प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, NO2, और उससे रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने NO2 लिखा है। फिर इसके बाद आप अगर आपने लिखा डाइल्यूट HNO3 लिया, और डाइल्यूट का मतलब हम मान के चलते 20% तक होता है ये, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 लोगे तो यहाँ पे जो आपका मेजर प्रोडक्ट है वो आपको पता है नाइट्रस N2O बनता है। और वेरी डाइल्यूट ले लेते हो आप, ठीक है, वेरी डाइल्यूट HNO3 ले तो वो 5 से 6% तक का हम मानते हैं, इतना डाइल्यूट हो जाता है, नहीं कि इतना ही उसमें एसिड होता है। और उस केस में आपका जो मेजर प्रोडक्ट होता है, वैसे तो पहले बनता है अमोनिया, बट अमोनिया फर्दर, क्योंकि हमारे पास हमें पता है HNO3 में जब रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसके साथ ये अमोनिया एक तरीके से क्या होगी, बेस होगी, HNO3 क्या एसिड है, तो फिर से एक एसिड बेस रिएक्शन करके और ये अमोनियम नाइट्रेट बना लेता है, ठीक है। तो जनरली हम अमोनिया नहीं लिखते, मेजर प्रोडक्ट इसमें अमोनियम नाइट्रेट लिखते हैं। अगर हम नीचे बात करें यहाँ पर, इनमें से हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो इनको भी अपन ने तीन कैटेगरी में डिवाइड करा, सेम, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट है अगेन वो NO2 मिलता है आपका, तो जो वो हाइड्रोजन के ऊपर वालों में जो सेम है, सेम वो यहाँ पर ही। हाँ, यहाँ पे जब आप डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उस केस में आपका मेजर प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, और N2 मिलता था वहां पे, यहाँ मिलेगा आपको NO। और वेरी डाइल्यूट आपने ले लिया, ठीक है, मतलब अबाउ 5 से 6% का ले लिया आपने, तो उस केस के अंदर वेरी डाइल्यूट लेने के केस में यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। वापस से वही बात है कि इस केस में जब कंसंट्रेटेड ले रहे हैं ना, तो ये कंसंट्रेटेड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और इधर वाले हमने बोले थे ये कैसे है, सभी रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऊपर वाले तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आसानी से रिएक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडरेट वाले भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्योंकि खुद स्ट्रॉन्ग है इसलिए रिएक्शन हो जाती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगेन ये, इसलिए रिएक्शन हो जा रही है। फिर डाइल्यूट लिया तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये माइल्ड हो जाता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उस केस में यहाँ पे जैसे +4 में जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ किस में चला जाता है, ये +1 में जाता है, यहाँ पे भी +4 में। इस केस में यहाँ पर कितना हो जाता है, ये +2, NO है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का। यहाँ पे भी ये कैसा है, माइल्ड। यहाँ पे वेरी डाइल्यूट के अंदर ये भी कैसा हो जाता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है ये भी। और यहाँ पर ये भी कैसा हो जाता है, ये भी हो जाता है आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से वही बात है, ये वीक और नीचे वाले ये खुद वापस से वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दोनों वीक और वीक है ना, ये रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी वीक रिड्यूसिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस वजह से इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, ठीक है, थोड़ा आपको याद ही रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स है ना, उनमें से दो मेटल जो मैंने लिखे भी, टिन और लेड, ये रिएक्शन नहीं देते जो बाकी मेटल्स रिएक्शन देते कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट और माइल्ड के साथ।
ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये कैटेगरी में आएंगे नीचे वाली के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल रिएक्शन देते वही सेम रिएक्शन टिन और लेड देते, वो मतलब ये टिन और लेड कौन सी रिएक्शन देंगे, ये नीचे वाली तीन रिएक्शन, मतलब NO2 निकलेगा कंसंट्रेटेड के साथ, डाइल्यूट के साथ NO, और वैल्यू डाइल्यूट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसमें भी फिर यहाँ पे भी फिर से मैं लिख रहा हूँ एक्सेप्ट टिन SN, टिन इस केस में भी ये वाली रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो कुछ कुछ ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना, जनरली एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है। तो टिन और लेड नॉर्मल रिएक्शन नहीं देते, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले देते वो ऐसे बिहेव करते जैसे हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल, और उसमें से भी डाइल्यूट HNO3 के साथ टिन रिएक्शन वो नहीं देता जो देना चाहिए। कौन से देता हूँ मैं अभी लिख दूंगा, उसको आप देख लेना। फिर दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और, नीचे भी दो मेटल है, एक तो है गोल्ड AU और एक प्लेटिनम, है ना, ये भी कोई रिएक्शन देते ही नहीं, ठीक है। डू नॉट रिएक्ट विथ HNO3, ठीक है। इसका रीजन क्या है, अभी इस क्लास में तो टाइम हो जाएगा, नहीं बताऊंगा, अगली क्लास में मैं जरूर रीजन बताऊंगा कि AuPT के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है और कैसे रिएक्ट करता है, किसके साथ कर रहा है, ठीक है। तो एक नाम सुना होगा आपने एक्वारिजियम, है ना, उसके साथ ये रिएक्ट करते, नॉर्मल HNO3 के साथ नहीं करते। तो ये AuPT ना तो कंसंट्रेटेड, ना डाइल्यूट, ना वेरी डाइल्यूट के साथ तो होती भी नहीं। और SN और लेड, टिन और लेड, ये जो नीचे वाले मेटल देते रिएक्शन सेम वैसी देते, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, देख लेना जल्दी से। पहले एक ऊपर वाला लिख देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल जिंक के लिए लिखा मैंने, है ना। तो अगर आपने जिंक की रिएक्शन कराई है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है, तो बाकी चेक कर लेना आप कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, और बैलेंस भी कर लेना, बैलेंस नहीं करना उन्हें। तो इसके साथ ये बनाएगा नाइट्रेट प्लस NO2 बनाएगा, ठीक है। तो बैलेंस करोगे तो वो 2 आ जाएगा, साथ में H2 बनाएगा, और यहाँ पे 2+2, तो यहाँ पे चलो कर ही देते हैं, यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। बैलेंस कर लेना, मैं एक बार तो लिख दिया चलो। फिर जब जिंक की रिएक्शन फिर से आपने इस बार किसके साथ करा दी, डाइल्यूट HNO3 के साथ करा दी, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो फिर से बनेगा जिंक नाइट्रेट ही, साथ में N2 बनेगा और H2, ठीक है। बैलेंस आप कर लेना। और जब जिंक की रिएक्शन कराओगे आप वेरी डाइल्यूट, ठीक है, तब आपके प्रोडक्ट बनेंगे फिर से जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही, साथ में अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। अमोनिया बनता है पहले, वो बेसिक होता है, फिर एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड बेस करके वो अमोनियम नाइट्रेट बना लेते हैं। इसी तरीके से नीचे के 3 एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, तो उसमें अपन ले लेते, एक सिल्वर ले लिया मैंने, इसकी रिएक्शन एक बार आपने कराई है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है। तो ये बनाएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NO2 बनाएगा, साथ में H2 बना देगा। फिर आपने Ag की रिएक्शन अगेन डाइल्यूट HNO3 के साथ करा दी, तो फिर से ये सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा, साथ में इस केस में क्या बनाता है ये NO प्लस H2। और एक बार वेरी डाइल्यूट के साथ अगर आपने रिएक्शन करा दी, ठीक है, तो वेरी डाइल्यूट के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। और एक जो मैं कह रहा था कि टिन के लिए आप ध्यान रखना, तो टिन वो सेम रिएक्शन देता है, ठीक है। कौन सी वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, टिन जो रिएक्शन यहाँ पर देनी थी उसको, ये देख रहे हो आप इधर, ये लिखा है यहाँ पे एक्सेप्ट SN, मतलब डाइल्यूट HNO3 के साथ जो रिएक्शन देनी थी, डाइल्यूट HNO3 के साथ इधर जो टिन आना चाहिए था वो टिन यहाँ नहीं आता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन देगा उस केस में, ये वाली रिएक्शन नहीं देगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ जो रिएक्शन होनी थी वो नहीं देता, एक्सेप्ट लिखा था तो कौन सी रिएक्शन देता, वो ये वाली देता है जो वेरी डाइल्यूट के साथ हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल देते हैं, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हो गई आज, है ना, एक साथ। एक बार फिर से इनको देख लेना, कुछ परेशानी होगी तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।